यस वेलकम स्टूडेंट्स। और आपके सामने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स लेकर के आया हूँ बेटा लेक्चर, और इसके ऊपर हम आज कुछ पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। वीडियो शॉर्ट रहेगा, ध्यान से देखते रहिए और स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जैसे कि रेस्पिरेशन चल ही रहा है, मैंने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन वगैरह भी आपको बता दिए थे। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में है, ये पॉइंट वाइज मैं लिख करके लाया हूँ। ठीक है, इसको समझ लिए। शॉर्ट करा है आप लोग के लिए, इतना कर दिया ताकि आप लोग इजिली लिख सकें और आपको मार्क्स भी मिल सकें। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आप देखिए। तो सबसे पहले देखो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पर, प्लांट्स गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे कि ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी, क्या है, प्लांट्स गेट एनर्जी। ठीक है, क्या मिल रहा है, प्लांट को एनर्जी मिल रही है। यानी कि प्लांट जो है, पेड़ पौधों को ऊर्जा जो मिलती है वो किससे मिलती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस से, यानी कि श्वसन प्रक्रिया से वो अपनी एनर्जी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। कौन, प्लांट्स। ठीक। अच्छा, फिर ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म इस रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। ये पॉइंट आपको समझना है कि जितने भी प्लांट्स के पार्ट हैं, यानी कि जो भी प्लांट का हिस्सा है, जो भी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन को अलग अलग परफॉर्म करते हैं। यानी कि हर पार्ट जो होगा वो अपने तरीके से रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। कौन, किसका पार्ट, प्लांट का पार्ट। ठीक, चाहे वो स्टेम्स हो गई, ठीक है, आपका लीव्स हो गई, रूट्स हो गई। ठीक, तो ये सारे जो चीजें हैं ये सब अपना अपना हर एक पार्ट जो होगा, चाहे वो ऊपर से लेकर के, टॉप से लेकर के बॉटम तक आप बात कर लो, स्टेम की बात कर लो, लीव्स की बात कर लो, ब्रांचेस की बात कर लो, तो सभी के अंदर जो है ब्रांच क्या होगा, रेस्पिरेशन इंडिविजुअली अलग अलग तरीके, उनका अलग अलग तरीके से परफॉर्म होता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। द रूट्स ऑफ ए प्लांट टेक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो जो रूट होती है प्लांट की, ठीक है, वो ऑक्सीजन को लेती है, मतलब उसे जरूरत होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन किस लिए चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए। जहां ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई यानी कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, जैसे कि मैंने टेक्स्ट में बताया था आपको। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कहां से आ रही है, एयर से आ रही है। ठीक है, और वो एयर जो है वो कहां पर प्रेजेंट है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है, ठीक है, उन जगहों पर जो एयर मौजूद होती है उस जगह से ऑक्सीजन मिल रही है। किसको मिल रही है, रूट्स को मिल रही है। ठीक है, और इस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। और ये सारा जो प्रोसेस है, ये जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है कहां से, इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रही है। ये चीज याद रखना है बच्चों। तो अब आपको मैं सिस्टमेटिकली बता देता हूं कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मिट्टी, मिट्टी के अंदर जड़ है, तो जो सॉइल पार्टिकल्स में बीच में जो जगह होती है वहां पर एयर होती है, और उस एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, उस एयर के अंदर प्रेजेंट है ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं। क्यों कर रही हैं, ताकि रेस्पिरेशन हो सके, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर या ट्रीज के अंदर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, डिफ्यूजन मत भूलना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिफ्यूजन किस चीज का हो गया, एयर का। एयर से क्या मिल गया आपको, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या हो गया बच्चों, रेस्पिरेशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ द थर्ड पॉइंट, द प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस मेक देम टू कम इन कांटेक्ट विद एयर। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। तो जो प्लांट्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, किसका, गैसेस का। यहाँ पर गैसेस कौन सी हो गई, पहले ही बताया जा चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक, तो यहां पर जो भी एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, वो स्ट्रोमेटा के थ्रू हो रहा है। ठीक है, एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस मेक देम टू कम इन कांटेक्ट विद एयर। और यहां पर जो भी मतलब जो स्ट्रोमेटा है, ठीक है ना, स्ट्रोमेटा के थ्रू तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो भी कहीं ना कहीं एयर को उनके कांटेक्ट में आने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। पहला ये समझ में आ गया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्ट्रोमेटा के थ्रू हो रहा है, और साथ ही साथ दूसरा जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि सेल के बीच में जो स्पेस होता है वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है, किसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है, आर एक्सचेंज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये पहले भी मैंने बताया कि डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है।
तो यहाँ पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, विद द एनवायरमेंट, कौन कर रहा है? प्लांट। तो वो स्टोमेटा के थ्रू ही कर रहा है, और वो तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू भी होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि डिफ्यूजन हो रहा है। यानी कि अब आप डिफ्यूजन का मतलब जानते हो क्या होता है डिफ्यूजन, यानी कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाना। जब प्लांट्स के अंदर हायर कंसेंट्रेशन होगा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, तो बाहर की तरफ लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगी, यानी कि डिफ्यूज हो गया एक तरीके से। और ये डिफ्यूजन जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है किसमें? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आपका, दिस वन। ठीक, तो इस पॉइंट को भी अगर आप देखो तो क्या लिखा है कि जो डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन है, यानी कि डिफ्यूजन किस डायरेक्शन में हो रहा है, कहां पर हो रहा है डायरेक्शन, अंदर हो रहा है बाहर हो रहा है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर, यानी कि एनवायरमेंट की कंडीशन कैसी है, ठीक है, या टेम्परेचर बाहर का कैसा है, ठीक, या फिर आप कह सकते हो कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो कैसा है, ठीक है, कहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, कहां पर लो है, ठीक है, और साथ ही साथ प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब इसको भी समझ लो, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं कि डिफ्यूजन जो है वो मेनली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है डिफ्यूजन भी आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा होंगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स रैपिडली मूव करेंगे, किसके? गैसेस के, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी आपका अगर ज्यादा हुआ, यानी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा पेड़ के अंदर, यानी कि अगर ट्री के अंदर ज्यादा होगा, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है तो वो डिफ्यूज होकर बाहर की तरफ लोअर मतलब कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कम है तो फिर अंदर की तरफ गैस मूव कर जाएगी। तो ये पॉइंट आपको समझना है। यहाँ पर सिर्फ दो गैसेस को ध्यान में रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो फिर दूसरी बात यहाँ पर ये समझ में आती है, इसको ध्यान से समझना बच्चों, कि अगर प्लांट्स के अंदर रिक्वायरमेंट किस चीज की है, ऑक्सीजन की है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की है, डिपेंड करता है यहाँ पर भी किसके ऊपर, कि क्या अमाउंट चाहिए प्लांट को, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड क्या है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना भी, मैं फिर समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर रात के बारे में लिखा है, एट नाइट नो फोटोसिंथेसिस, यानी कि रात के दौरान जो है कोई भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता। तो उस टाइम पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एलिमिनेशन जो होगा वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई थी, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ निकाल दी जाएगी, ठीक है, और ऑक्सीजन जो होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, मैंने बता दिया कि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ठीक है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन ज्यादा होता है। कब? रात के टाइम, ठीक है। इसलिए लोग बोलते हैं कि रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, ठीक है। और अगर देखें तो दिन के टाइम में आप क्या देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, यानी कि वो यूटिलाइज होती है एनवायरमेंट से। दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दिन में होनी जरूरी है, तभी प्लांट अपना फूड मैन्युफैक्चर कर पाएगा, ठीक है। सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस भी होगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि स्टोमेटा और डिफ्यूजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर। स्टोमेटा तो आप जानते ही हो, गार्ड सेल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। कहाँ होते हैं? लीव्स के नीचे वाले हिस्से में, ठीक है ना, नीचे वाले हिस्से में। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में तो हेल्प करेंगे करेंगे, कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो ये भी एक्सचेंज होगा किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। ये जो है सेलुलर प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी कि सेल्स के थ्रू जो इंटरसेलुलर स्पेसेस देखे जाते हैं वहां पर ये डिफ्यूजन आपको दिखाई देगा। उस इंटरसेलुलर स्पेसेस के दौरान वहां पर डिफ्यूजन दिखाई देगा और उसी हेल्प से क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, स्टोमेटा अलग चीज हो गई और डिफ्यूजन यहां पर अलग हो गया।
स्टोमेटा लीस्ट के थ्रू, ठीक है ना। और जो डिफ्यूजन है वो आपके सेलुलर स्पेसेस यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो जगहें होती हैं सेल के बीच में, वहां पर स्पेस होते हैं, तो वहां से डिफ्यूजन होता है, ठीक। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट में जा करके मुझे मतलब बता सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये तुम्हारा ही चैनल है बेटा, तुम ही लोग का चैनल है, इसको आप लोग बढ़ावा दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छे से अच्छे आप लोग के लिए वीडियो ला सकूं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।